उधर किसानों को फसल की लिफ्टिंग और बिक्री से जुड़ी समस्याओं का हल करने के लिए भी हरियाणा सरकार जल्द ही एक योजना लाने जा रही है। किसानों को उनकी फसल के उठान और बिक्री से जुड़ी दिक्कतों से निजात दिलाने की खातिर हरियाणा सरकार जल्द ही राज्य में ई प्रोक्योरमेंट स्कीम लागू करने जा रही है। किसान अपने खून पसीने की कमाई पाने के लिए सरकार, आढ़ती से लेकर कुदरत तक पर आश्रित रहता है। इस दौरान उसे सबसे ज्यादा मुश्किल उस वक्त झेलनी पड़ती है जब मंडी में उसकी फसल का समय रहते उठान नहीं होता, सही दाम पर बिक्री नहीं होती। हरियाणा सरकार किसान के उसी मर्ज का इलाज लेकर आई है। हरियाणा की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृष्णदेव कंबोज के बयान पर भरोसा करें तो सूबा सरकार जल्द ही ई प्रोक्योरमेंट स्कीम लागू करने जा रही है, जिसके जरिए फसल के उठान, बिक्री और बोली का सारा डेटा ऑनलाइन रखा जाएगा। देखिए, जैसे कि सरकार का एक मानना है कि सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। इसी के लिए हमने जो ई प्रोक्योरमेंट का जो चलाने का काम शुरू किया है कि एक इस प्रकार का सेटअप है जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शी होंगी और कोई भी अनियमितता कहीं भी नहीं होगी, जिससे लोगों को भी फायदा मिलेगा, आढ़ती को फायदा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के लागू होने से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। करनाल में डीसी ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और सीएम की ओर से की गई विकास कार्यों की घोषणाओं पर चल रहे कामों का जायजा लिया। करनाल जिला उपायुक्त ने सीएम की विकास कार्यों में विकास की तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की क्लास ली। सीएम सिटी करनाल को मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की सौगात कई बार दे चुके हैं। स्थानीय लोगों को भी सीएम सिटी के नाते विकास की भरपूर उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को हकीकत में बदलने को लेकर जिला उपायुक्त भी गंभीर हैं। संबंधित विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो, इसी मकसद से डीसी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिला उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए ढिलाई बरतने वाले कुछ अधिकारियों को चेतावनी दी, जबकि कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो इस मीटिंग का पर्पज़ ये रहता है कि कोई भी 2, 3, 4, 5 अलग अलग विभागों का कोई रोल रहता है, वो इसी मीटिंग में कोऑर्डिनेशन की जाए ताकि कोई काम रुके ना और अच्छी स्पीड से। देखिए, वो अलग अलग विभागों में कुछ पॉइंट्स पे कुछ ढिलाई देखी गई और उस ढिलाई के कारण जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, दे हैव बीन पुल्ड अप और उनको वार्निंग दी गई है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हो। करनाल में इस समय लोकल बस सर्विस, माजरा में कॉलेज की मरम्मत, त्रावड़ी में अंडरपास के लिए भूमि अतिक्रमण और कुंजपुरा में बस स्टैंड सहित कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। अंबाला शहर पुलिस लाइन ग्राउंड में 2 दिवसीय आर्मी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को भारतीय सेना के हथियारों को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। अंबाला में 2 दिवसीय आर्मी मेले का आगाज हो चुका है, जिसमें आम लोगों को सेना की ताकत और अनुशासन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अगर आप अंबाला में हैं तो अपने देश की सेना को करीब से जानने का मौका न गंवाएं, क्योंकि आपकी खातिर आर्मी ने पुलिस लाइन ग्राउंड में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया है, जिसमें सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके बारे में आम लोगों और छात्रों को जानकारी दी जा रही है। मेजर जनरल विनोद कुमार के मुताबिक मेले का मकसद छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है और भविष्य में भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा। अंबाला के आसपास के लोगों के बच्चों के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप आइए और हमारी आर्मी को ज्वाइन करिए, मोटिवेट करें उनको, और ताकि वो अच्छे नागरिक बने। जितने आर्मी में नए नए इक्विपमेंट्स हैं, गाड़ियां हैं, जो सामान है, उस सब के बारे में जानकारी देने के लिए लगाया गया है। और यहाँ पे जो है लोगों को उनकी गलतफहमियां हैं आर्मी के बारे में या पुलिस के बारे में, वो सब दूर हो कि नहीं, हम सब एक हैं, केवल यूनिफॉर्म पहन लेने से हम अलग नहीं हैं। आर्मी मेले में सेना के अनुशासन, हथियारों के डिस्प्ले को देखकर स्कूली छात्र भी खासे उत्साहित नजर आए और भविष्य में सेना का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की। हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली है इससे, और जो गोल है मतलब वो एग्जैक्ट है कि हमें ये बनना है।
बहुत अच्छा लगा देख के और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा लगा, इनसे बहुत हमें नॉलेज मिली है और तरह तरह के हमें पता चले कि आर्मी में कैसे कैसे होते हैं वो। 17 अगस्त को पंचकूला में पुलिस भी महिला दिवस मनाने जा रही है, जिसमें लोगों को पुलिस के बारे में भी बारीकी से जानने का मौका मिलेगा। अमन कपूर, जी मीडिया, अम्बाला। हरियाणा में महिला थानों को 1 साल पूरा होने को है और इस 1 साल के दौरान महिला थानों ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों को लेकर जो गंभीरता दिखाई है, उसे देखकर लगता है कि ये कॉन्सेप्ट प्रदेश में सफल रहा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महिला थाने खोलने की पहल भिवानी में सिरे चढ़ती नजर आ रही है। मनोहर सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में महिला थाना खोलने का ऐलान किया था, जिस पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने अपना वादा पूरा करने की कोशिश की, जिसका फायदा भिवानी को भी मिल रहा है। भिवानी में महिला थाना खुलने से महिलाएं खुलकर अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। वहीं महिला पुलिसकर्मी भी पूरी गंभीरता के साथ शिकायतों का निपटारा कर रही हैं। महिला थाना प्रभारी की माने तो ज्यादातर मामले पति पत्नी के आपसी झगड़ों से जुड़े हैं, जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाने पर जोर दिया जाता है। वहीं बच्चों से छेड़छाड़ के मामलों पर सख्ती से निपटा जा रहा है। महिला थाने का फायदा पुरुषों को भी मिल रहा है, क्योंकि महिला पुलिस झूठी शिकायतों की हकीकत सामने लाने में भी मदद कर रही है। जब से महिला थाने खुले हैं, अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा लगता है कि महिलाएं जैसे आती हैं हमारे यहाँ, तो वो अपने विचारों को खुलकर बता सकती हैं। भाई जेंट्स थाने में जाती थी तो वो हिचकिचाती थी, और यहाँ आने के बाद थानों में अपने जो साथ उसके साथ जो घटना घटी है वो खुले तौर पे बता देते हैं कि भाई मेरे साथ ये घटना घटी है। महिला थाने खुलने पर जहां पीड़ित महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो रही है, तो वहीं घरेलू डिस्प्यूट को सुलझाने में भी मदद मिल रही है। भिवानी से नवीन शर्मा के साथ राजीव अद्वा, जी मीडिया। गुरुग्राम में महिलाओं का यौन शोषण करने वाले एक तांत्रिक का पर्दाफाश किया गया है। महिला पुलिसकर्मी को तांत्रिक के पास मरीज बनाकर भेजा गया तो उसकी असलियत सामने आ गई। गांव पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं से यौन शोषण करने वाले तांत्रिक का पर्दाफाश किया है। गुरुग्राम पुलिस के हाथे एक ऐसा तांत्रिक चढ़ा है जिस पर इस्लामपुर की एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती की माने तो तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। महिला पुलिसकर्मी को बतौर मरीज तांत्रिक के पास भेजा, लेकिन तांत्रिक ने उसके साथ भी अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी तांत्रिक और उसके साथी को मौके से धर दबोचा। तांत्रिक ने लगातार 3 हफ्ते तक हर थर्सडे को उसको लड़की को बुलाता था और उसके साथ बलात्कार किया है। उसका मुकदमा हमने दर्ज किया है। वो इस तरीके से कई मासूम लड़कियों को और महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। आरोपी तांत्रिक मेवात का रहने वाला है, जिसकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, जो सोहना इलाके में अपने तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था, जिसके लिए तांत्रिक केमिकल युक्त धागे का इस्तेमाल किया करता था। इस तांत्रिक को और उसका जो असिस्टेंट का काम करता है, इनको हमने सोहना से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की पुष्टि करने के लिए जब हमने रेड करने भेजा था तो उसमें एक महिला एएसआई और महिला कांस्टेबल को हमने सिविल कपड़ों में मरीज बना के भेजा था कि इनको भी इलाज की ज़रूरत है। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी और जिस तरह की इन्होंने बातें करी और यही लाल धागा लेके और महिला कांस्टेबल से भी इसने छेड़खानी की कोशिश की। आरोपी तांत्रिक की उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी 2 पत्नियां हैं, जिनसे 10 बच्चे भी हैं। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया। जींद जेल में बंद रेप के आरोपी युवक पर पीड़ित लड़की के पिता ने हमला बोल दिया। इस मामले में जेल के वार्डन पर आरोपी पिता की मदद करने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जींद जेल में बंद रेप के एक आरोपी युवक पर पीड़ित लड़की के पिता ने हमला कर बदला लेने की कोशिश की। जेल वार्डन पर मदद करने का आरोप लगा है।
जींद जिला कारागार में बंद रेप के आरोपी पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप रेप पीड़ित लड़की के पिता पर लगा है। जेल के वार्डन पर पीड़ित के पिता की मदद करने का आरोप लगा है। रेप आरोपी के मुताबिक उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान उसके गुप्तांगों को काटने की कोशिश की गई। वहीं आरोपी युवक के परिजन भी जेल प्रशासन पर दूसरे पक्ष की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। रेप के आरोपी को इलाज के लिए जींद के सामान्य अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे मेडिकल के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। जिस कारण मैं रोहतक रेफर कर दिया गया। जान से मारने की कोशिश की, धमकी तो बाद में देते हुए तेरे को जान से मार दोबारा ही मार देंगे, अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो वो जान से मार देंगे। अंदर तो वो क्या पता, वो जेल प्रशासन बता सकता है। पूरा का पूरा जेल प्रशासन को बचाने में लगे हुआ है और वो गैर कानूनी तरीके से गए अंदर। अब भी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रही हो की जा रही है। जेल अधीक्षक के आदेश पर जेल वार्डन जोगिंदर को सस्पेंड किया गया है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जेल वार्डन के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो डीएसपी ने बताया जी कि ये पता नहीं अब किस मंशा से इस आदमी को अंदर लेके आया। वह सत्य है कि ये मिस्त्री है, लेकिन ये नहीं पता कि ये इसकी मंशा क्या थी जोगिंदर सिपाही की, जिसको मैंने सस्पेंड किया और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए लिख दिया। और डीसी जो जींद हैं उनको सारी कार्रवाई उनको रिपोर्ट के तौर पे मैंने भेज दी। पुलिस ने जेल वार्डन और लड़की के पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद, हरियाणा। दिल्ली पुलिस ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दीपक उन आरोपियों में शामिल है जिन्होंने दिल्ली पुलिस टीम की आंखों में मिर्च डालकर कुख्यात अपराधी गोगी को छुड़वाया था। झज्जर में कुख्यात अपराधी को छुड़ाने वाला बॉक्सर दीपक पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। झज्जर में दिल्ली पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंककर कुख्यात अपराधी को छुड़ाने वाले बॉक्सर को पुलिस ने धर दबोचा है। दीपक भी उन आरोपियों में शामिल था जिन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी को छुड़ाने की साजिश में साथ दिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीपक को गन्नौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस बॉक्सर दीपक को बहादुरगढ़ ले गई। दीपक बॉक्सर के नाम है, बॉक्सर नाम के लड़के को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसको वो आज यहाँ बहादुरगढ़ कोर्ट में पेश कर रहे हैं। यहाँ से इससे आगे पूछताछ की जाएगी। आरोपी बॉक्सर दीपक स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टेट का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वाकया बीते शनिवार का है, जब दिल्ली पुलिस के 4 कर्मचारी गैंगस्टर गोगी को पेशी के लिए नरवाना ले जा रहे थे। उसी दौरान बहादुरगढ़ के संखोल गांव के पास बदमाशों ने हरियाणा रोडवेज की बस को रुकवाकर उसमें बैठे 4 पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक दी और गोगी को लेकर फरार हो गए। दीपक 2011 में स्टेट लेवल पर स्वर्ण पदक हासिल कर चुका है, तो वहीं 2012 में रजत पदक, तो वहीं 2013 में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। बात हिमाचल की करते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर हिमाचल के मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई और सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भारी बारिश के चलते सूबे में बढ़ते नुकसान को कम करने की खातिर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल में भारी बारिश अब तक करोड़ों का नुकसान कर चुकी है, कई लोगों की जान भी ले चुकी है। इस बीच प्रशासन और सरकार भारी बारिश से होने वाले नुकसान और मुश्किलों से पार पाने की खातिर तैयारियों में जुट गया है। हिमाचल के मुख्य सचिव वीसी पारखा ने इस बाबत डिजास्टर रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सूबे के सभी 12 जिलों के राजस्व अधिकारियों और जिला उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए 42 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है। उन्होंने भारी बारिश के चलते सूबे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ये सभी सिरमौर जिले के रहने वाले थे, जो भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित है। सारे ऑफिसर्स को फील्ड में रेगुलरली विजिट करते रहें और जहाँ भी लगता है कि रोड ब्लॉक हुआ हो, ये पानी का सप्लाई ठीक है, बिजली अवरुद्ध हुआ है, कृपया फंड्स का वेट ना करके तुरंत काम शुरू कर दें। चाहे वो मशीन रिक्विजिशन करना हो, चाहे लेबर हायर करना हो, चाहे मशीनरी हायर करना हो, और हम उनको फंड्स देते रहेंगे, ये हमने उनको कहा है। अभी तक रेवेन्यू विभाग ने 42 करोड़ रुपए
बांट दिया है जिलाधीश और डिप्टी अन्य विभागों को सिरमौर से 5 मौतों का। हिमाचल के अलग अलग जिलों में बारिश अब तक करोड़ों का नुकसान कर चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा सिरमौर जिले को भुगतना पड़ा है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। अमित शाह गुजरात के सीएम नहीं बनेंगे, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल होगा। बीजेपी संसदीय दल ने गुजरात का सीएम चुनने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम अधिकृत किया है। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा बीजेपी संसदीय बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। गुजरात का नया सीएम कौन होगा, इसका फैसला कल होगा। कल गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक नितिन गडकरी और सरोज पांडे शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। इस बैठक में विधायक दल नए नेता का चुनाव करेगा। उधर गुजरात बीजेपी के प्रभारी दिनेश शर्मा आज अहमदाबाद में पार्टी विधायकों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश इकाई से बात हो रहे, पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग बुलाया जाएगा। इस मीटिंग में पर्यवेक्षक के रूप में श्री नितिन गडकरी, सुश्री सरोज पांडे पार्टी का महासचिव, ये दोनों केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। गुजरात में सीएम पद की रेस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गुजरात सरकार में मंत्री नितिन पटेल आगे चल रहे हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की रेस में विजय रूपाणी का नाम सबसे आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सेना के अस्पताल आरआर से अब गंगाराम अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार को वाराणसी में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया था। आर्मी अस्पताल में आज सुबह से ही सोनिया का हालचाल जानने वालों का तांता लगा रहा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। डॉक्टरों ने उन्हें डिहाइड्रेशन और बुखार की शिकायत बताई है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम उनके स्वास्थ्य पर निगाह रखे हुए है। देर रात प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि तबीयत खराब होने की वजह से सोनिया को काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने का पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सोनिया गांधी ने वाराणसी का दौरा पूरा न हो पाने पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वाराणसी आएंगी। वहीं पीएम मोदी ने शीला दीक्षित को फोन करके सोनिया का हाल चाल जाना। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। फिलहाल सोनिया गांधी की हालत स्थिर बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सोनिया की सेहत को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उनकी हालत पहले से बेहतर है। मंगलवार को यूपी के वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज इस्लामाबाद पहुंचे। राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आतंकी हाफिज सईद की धमकी को दरकिनार करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान दौरे पर रवाना हुए। राजनाथ सिंह सार्क देशों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान में गृह मंत्री के दौरे का विरोध शुरू हो गया है। आतंकी हाफिज सईद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को रद्द करने के लिए धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने कहा था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन के नेतृत्व में इस्लामाबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे का विरोध किया जा रहा है। विरोध को देखते हुए पाकिस्तान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा दी जा रही है। विरोध को देखते हुए पाकिस्तान में गृह मंत्री को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा दी जा रही है। भारत ने पहले ही कह दिया है गृह मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने को लेकर आज हाईकोर्ट में इंडिगो की ओर से एफिडेविट दिया गया। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस भी नवंबर के बाद दुबई, सिंगापुर या शारजाह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगा।
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट तो शुरू करने जा ही रहा है। इसकी जानकारी आज हाईकोर्ट में दे दी गई है इंडिगो की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो भी अपनी डायरेक्ट फ्लाइट जो है या तो दुबई, सिंगापुर या शारजा की जो है शुरू कर सकता है और साथ ही साथ कॉम्बो फ्लाइट जो है वो भी शुरू हो सकती है और ये शुरुआत होगी मिड नवंबर यानी कि 15 नवंबर के बाद। और साथ ही साथ आज हाईकोर्ट में काफी ज्यादा डायरेक्शंस जो है वो भी दी गई हैं और इसमें यही कहा गया है कि अभी फिलहाल जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें कैट 1 ही इंस्टॉल है और इस एयरपोर्ट का मेन पर्पस है फ्यूचर नीड्स को पूरा करना। तो उसके लिए जो है कैट 3 कोड 4E इंस्टॉल होना जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है और इसी कारण जो है अब हाईकोर्ट ने यही निर्देश जारी किए हैं कि सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, DGCA के डायरेक्टर और डिफेंस के सेक्रेटरी जो हैं वो मिलकर एक बैठक करेंगे जिसमें कि ये डिसाइड होगा कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाना है और साथ ही साथ रनवे जो है उसकी एक्सटेंशन होगी, रीसर्फेसिंग होगी और जो भी टेक्निकल हिकअप्स हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। और साथ ही साथ अब इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर तक टाल दी गई है, लेकिन इस एयरपोर्ट को फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए एक बैठक के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब यही देखना रहेगा कि 1 सितंबर को क्या होगा। लेकिन ये पक्का हो चुका है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। रियो ओलंपिक में फुटबॉली का प्रदर्शन करने के लिए भारत से 3 खिलाड़ियों को चुना गया है, जिनमें से एक जशनदीप भी है। बरनाला के जशनदीप फुटबॉली खिलाड़ी के तौर पर रियो जा रहे हैं, जहां उन जैसे 40 देशों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर इस खेल को ओलंपिक में शामिल किए जाने का फैसला लिया जाएगा। फुटबॉली ये खेल वॉलीबॉल की तरह ही खेला जाता है, बस बॉल को हाथों की जगह पैरों से नेट के पार पहुंचाना होता है। जशनदीप एक ऐसा नौजवान खिलाड़ी जो इस खेल को ओलंपिक में जगह दिलाने की लड़ाई में शामिल है। कहते हैं किसी काम को लेकर अगर दिल में जज्बा हो और जुनून हो तो उसमें कामयाबी मिल ही जाती है। ये साबित किया है बरनाला के रहने वाले नौजवान जशनदीप ने। वो अपनी कड़ी मेहनत के चलते रियो में फुटबॉली का प्रदर्शन करने जा रही 3 खिलाड़ियों की टीम में शामिल है, जिसके बाद वो बेहद खुश है। मैनू बहुत फकर है अपने आप ते कि मैं इस मुकाम ਲਈ पहुंचा हाँ। मैं अपनी मैनेजमेंट का बहुत धन्यवादी हाँ। अपने बेटे की कामयाबी देख जशनदीप के माता पिता की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। वो अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। बड़ी खुशी की गल है, ये इंडिया पंजाब दे विचों पहला बच्चा ते इंडिया वालों जा रहे हैं। सानू अगे है भी 2020 ਲਈ ਜਦੋਂ एंट्री पक्की हो जाएगी तो फिर इंडिया ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गोल्ड मिलेगा। ਸਾਨੂੰ बहुत खुशी है, बहुत ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣ। फुटबॉली एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि फुटबॉली 75 देशों में खेला जाने वाला खेल है, लेकिन अभी ओलंपिक में शामिल नहीं है। इस बार 40 देशों के खिलाड़ी फुटबॉली का प्रदर्शन करने के लिए रियो पहुंच रहे हैं और अगर ये प्रदर्शन अच्छा रहा तो फुटबॉली की ओलंपिक खेलों में एंट्री पक्की हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ एफर्ट्स कर रही है। फुटबॉली फिलहाल दुनिया के 75 देशों में खेला जाता है। ये काफ़ी हद तक वॉलीबॉल से मिलता जुलता है, लेकिन बॉल को नेट के पार पहुंचाने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। बरनाला से जीवन रामगढ़, जी मीडिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक पुराना पुल टूटने से 2 बस समेत कई गाड़ियां नदी में बह गई। हादसे में 2 लोगों का शव बरामद किया गया है। मुंबई गोवा हाईवे पर अंग्रेजों के जमाने का पुल नदी के पानी के बहाव को सहन नहीं कर सका और मौत का पुल बन गया। सावित्री नदी में पानी के दबाव की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर मंगलवार रात अंग्रेजों के जमाने का एक पुल बह गया। पुल से गुजर रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें और 4 छोटी गाड़ियां नदी में बह गईं। दोनों बसों में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। लोगों को तलाशने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा भी लिया जा रहा है। 2 बसें जो एसटी की है, जो रत्नागिरी से महाड़ पहुंचना चाहिए था, अभी तक पहुंची नहीं है। सो इससे हम ये अंदाज लगा रहे हैं कि शायद ये बसें भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई हैं। जो बहुत पुराने पुल है उन सभी ब्रिजेस का हम लोग ऑडिट करवाएंगे और वो सेफ्टी के दृष्टिकोण से उसकी जांच करवाई जाएगी।
हादसे की जगह से 40 किलोमीटर दूर सावित्री नदी अरब सागर में मिल जाती है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग समंदर में भी जा सकते हैं। ये सारा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझसे इस संदर्भ में बात की और पूरी सूचनाएं लेने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि केंद्र सरकार की सारी मदद हमको इसमें मिलेगी। मुंबई गोवा हाईवे पर जिस जगह हादसा हुआ वहां 2 समानांतर पुल हैं। एक पुल 2 या 3 साल पहले बनाया गया है, जबकि दूसरा पुल 100 साल से ज्यादा पुराना है। जो पुल बहा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई जाने के लिए होता है, जबकि नए पुल का मुंबई से गोवा जाने में इस्तेमाल होता है। हादसे की जगह पर पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। और आपके शहर में कैसा रहा मौसम का हाल, ये रिपोर्ट देखिए। हिसार और दिल्ली के अधिकतम तापमान में आज 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई दिनों के बाद दिल्ली और हिसार के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। हिसार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में आज 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं गुड़गांव में अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 32 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब की बात करें तो अमृतसर और भटिंडा में अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जालंधर में 33 डिग्री और लुधियाना में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो बीते दिनों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं मनाली में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया। शिमला के तापमान में भी 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि मनाली का तापमान बीते दिनों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री कम है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया।